हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऑलरेडी हमने ग्रेविटेशन की जो डेवलपमेंट था, कैसे चीजें डेवलप हुई वो पढ़ी। उसमें हमने कैप्लर्स तक पढ़ा था कि कैप्लर ने क्या किया, टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशंस के बेस पे 3 लॉज दिए जिनको कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन बोला जाता है। अब ग्रेविटेशन में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन न्यूटन का भी रहा। तो न्यूटन ने बेसिकली क्या किया, तो जनरली सबको पता है कि ऐसी कहानी है कि न्यूटन एक बार बैठे हुए थे और पेड़ से एप्पल गिरा, तो उनको ये थॉट आया कि ये एप्पल आखिर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या वहीं क्यों नहीं रुक गया, यानी कौन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो कोई फोर्स है जो इस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रहा है। और अब वो फोर्स किसके कारण है, तो वो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या अर्थ सिर्फ एप्पल को ही खींचती है या और ऑब्जेक्ट्स को भी खींचती है? तो न्यूटन ने क्या किया, जो मून का मोशन है उसको भी समझने की कोशिश की कि मून अर्थ के अबाउट क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और उसका टाइम पीरियड होता है अराउंड 27.3 डेज। और मून और अर्थ के बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस थी वो उस वक्त मालूम थी। तो न्यूटन ने देखा कि अगर मून को हम देखें कि मून का एसिलरेशन सेंटर की तरफ क्या होगा, क्योंकि मून अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसका एक सेंट्रिपिटल एसिलरेशन होना पड़ेगा, और अगर वो एसिलरेशन भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है तो वो एसिलरेशन क्या जी के बराबर है या उससे डिफरेंट है? डिफरेंट है तो कितना डिफरेंट है, उससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या उसके बारे में बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये विचार आया। तो न्यूटन ने ये दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने क्या किया कि जो सेंट्रिपिटल एसिलरेशन है मून का, अब मून अर्थ के अबाउट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। मान लो ये अर्थ है और ये मून है, तो रफली हम सर्कुलर ऑर्बिट माने, तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और हर सर्कुलर ऑर्बिट में एक सेंट्रिपिटल एसिलरेशन रिक्वायर्ड है। तो मून का भी कुछ सेंट्रिपिटल एसिलरेशन होगा, और सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं कि सेंट्रिपिटल एसिलरेशन किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या होगा, जिस रेडियस की ऑर्बिट में मून मूव कर रहा है। तो बेसिकली आर एम क्या है, अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है आर एम। तो ये उसका सेंट्रिपिटल एसिलरेशन होगा। अब ये एज्यूम करते हुए कि मून कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और कितने टाइम के बाद मून एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है, वो टाइम आता है 27.3 डेज। और एक सर्कुलर ऑर्बिट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर बाय वी, ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड पता है। अब हमें क्या चाहिए था, v। तो v को हमने टाइम पीरियड के टर्म में रख दिया, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी। तो v का स्क्वायर है तो क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर आर एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये आर एम जो इधर पे था वो एक आर एम से आर एम कट जाएगा, और ये हमारे पास एसिलरेशन आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर एम बाय टी स्क्वायर। आर एम भी हमें पता था, आर एम मतलब मून की ऑर्बिट का रेडियस, यानी कि सन के सेंटर से मून के सेंटर की डिस्टेंस, वो कितनी होती है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अगर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें यहां पर, पाई की वैल्यू, रेडियस जो मून की ऑर्बिट का है वो, और टाइम पीरियड जो है उसको, तो ये एसिलरेशन आ जाता है अराउंड 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ये जी के बराबर तो नहीं है। ठीक है, ये एसिलरेशन काफी पहले गैलीलियो ने ही इसको फाइंड कर रखा था कि अर्थ के कारण जो एसिलरेशन होता है वो इस वैल्यू का होता है, तो ये हमें पता था, न्यूटन को भी पता था। ठीक है, तो ये एसिलरेशन आया, यानी कि एसिलरेशन काफी कम है। अब न्यूटन ने क्या देखा कि ये एसिलरेशन किसके लिए है, जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस के नजदीक हैं, यानी कि उनकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से हम अर्थ के रेडियस के बराबर मान सकते हैं, और मून की जो डिस्टेंस है वो इस, मतलब मून की डिस्टेंस इसके बराबर है, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून है। तो उसने इस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज किया, तो उसने क्या देखा कि ये जो एसिलरेशन है ये रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन फाउंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ
डिक्रीजेज इन इनवर्स प्रपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कैसे पता चला कि एक्सीलरेशन ऑफ मून जो है वो जो मून की ऑर्बिट का रेडियस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन है ग्रेविटी के कारण, वो अर्थ के रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर यहां से हम इनका रेशियो निकालें जी बाय ए एम तो आर एम स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर आएगा, ये आता है अराउंड 3600। और अगर हम यहां पे जी और ए एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिलेशन होल्ड करता है। या हम बात करें तो ए एम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर एम आर ई हमें पता है आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है। आर एम हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर ई सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए एम जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जी विच इज 9.8। यानी कि अर्थ के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो कितना भी नजदीक हो कितना भी दूर हो, अर्थ के सेंटर से जो उसकी दूरी है उसके डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी के बेसिस पे न्यूटन ने फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया। ठीक है, तो उसको अब हम समझेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये उसका बेसिक था। बाकी न्यूटन जो है उसने मैथमेटिक्स में कैलकुलस में भी काफी योगदान दिया। उसने कैलकुलस से इंटीग्रेशन से यह भी शो किया कि किसी भी सॉलिड स्फीयर का अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सारे मास को हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो ये सब भी न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि एक्चुअली में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कैसे वो दो मासेस के बीच में फोर्स को आपस में रिलेट करता है। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, हर बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और वो फोर्स क्या होता है? दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी ये एप्लीकेबल होता है पॉइंट मासेस के लिए। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अगर पॉइंट मासेस नहीं होंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। तो अगर दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको g से डिनोट करते हैं। न्यूटन ने सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी बताई थी, बाकी ये g की वैल्यू न्यूटन ने फाइंड नहीं की थी, बाद में एक्सपेरिमेंटली हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी। तो एक्चुअली में अब ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करते हैं, वो फॉर्मूला ये है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और फोर्स कैसा लगता है? अट्रैक्टिव। तो m2 के कारण m1 पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लग जाएगा, इसको F21 भी बोल देते हैं, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1। m1 पे जो फोर्स लगेगा वो m2 की तरफ लग जाएगा, इसको F12 बोल सकते हैं। बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो ऐसे भी लिखा जाता है F21 इज नेगेटिव ऑफ F12। ठीक है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। और वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी क्या कहलाता है? जी कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसने ऑब्टेन की थी? हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली। वो एक्सपेरिमेंट भी हम आगे समझेंगे कि कैसे जी की वैल्यू ऑब्टेन की थी। अच्छा, जी को कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में आ गया 6.67, इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको रफली इतना भी लिख सकते हैं 20/3 इंटू 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखोगे 20/3 निकालोगे तो वो 6.67 ही आएगा, ठीक है, मतलब 6.6 बार आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 6.67। तो ऐसे लिख के हम कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया डायरेक्ट। जनरली क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लेंगे, दो पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन कैसी लगती है, अट्रैक्टिव, और दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, ठीक है ना। ये फोर्स कहां लगता है, जो दो पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। जैसे इस केस में हम बात करें तो M1 और M2 को जो जोड़ने वाली लाइन है, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा होगा, M2 पे लेफ्ट की तरफ और M1 पे राइट की तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो नॉर्मली तो हमारा काम इसी से हो जाता है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में कभी बताना पड़ गया तो वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स कैसे बताया जाता है। तो मान लो ये दो पार्टिकल है M1 M2, M1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, M2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और अगर हमें M2 पे M1 के कारण फोर्स बताना है तो M2 जो है इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे M1 के रिस्पेक्ट में, जिसको हमने R वेक्टर बोल दिया। तो वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स होगा M2 पे M1 के कारण वो क्या होता है, माइनस जी M1 M2 बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, या फिर R कैप को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जो R कैप है दिस कैन बी रिटन एज R वेक्टर अपॉन R, और वो R नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्स को लिखा जा सकता है माइनस जी M1 M2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। अब इसमें R वेक्टर क्या है ध्यान रखना, R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट मास। टेस्ट मास मतलब जिसपे फोर्स निकालना है, यहां पे वो कौन सा हो गया, M2, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स मास। सोर्स मास मतलब जिसके कारण फोर्स निकालना है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, देखो मैग्नीट्यूड तो जी M1 M2 बाय R स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R होता है, ठीक है। अगर वेक्टर में किसी को कंफ्यूजन है तो वेक्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर की नॉलेज फिजिक्स में जगह जगह काम आती है, हमें बेसिक आइडिया वेक्टर्स का होना चाहिए। अब डायरेक्शन की बात करें तो हमें M2 पे M1 के कारण फोर्स निकालना था। हमने देखा फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी M1 M2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। खींच रहा होगा मतलब जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स R वेक्टर के ऑपोजिट लग गया, तो एक वेक्टर के ऑपोजिट अगर कोई वेक्टर है तो वो वेक्टर को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर मिलेगा। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स R वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, और R वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्यों, देखो वेक्टर में एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है, वो क्या कहता है, एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल हमने जोड़ दी अगर, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे के हेड को जोड़ने वाला उनका सम होगा, यानी कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, तो R1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो R वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाता है, उसका ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उन कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करें, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, उसके साथ आई कैप लगा देंगे, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई वाला माइनस करेंगे, उसके साथ जे कैप लगा देंगे, और z कोऑर्डिनेट में से z कोऑर्डिनेट माइनस करके k कैप लगा देंगे। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर भी लिखना आना चाहिए, और वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ कैसे लिखा जाता है ये हमें आना चाहिए। तो ये बेसिकली न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और ये यूनिवर्सल लॉ क्यों कहलाता है, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता कि दो पार्टिकल्स हवा में रखे हुए हैं, पानी में रखे हुए हैं, या कितनी भी दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हम इस तरह से बता सकते हैं। तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए लगेगा, बाकी अट्रैक्ट सभी मासेस करते हैं, मगर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए लगता है। दूसरी चीज, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तीसरी, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है।
चौथा एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, काफी दूरी पर भी लगता है, जैसे सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, सन और डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में लग रहा है, तो काफी दूरी पर है फिर भी ये फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ही प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करती हैं। तो ये काफी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। हाँ, लेकिन ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, सबसे कमजोर फोर्स होता है। इसमें देखेंगे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो ये तभी इफेक्टिव होता है जब मासेस बहुत बड़े हों। तो मेनली ये जब हेवनली बॉडीज की हम बात करते हैं, हेवनली बॉडीज मतलब सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इनकी बात करते हैं, तो ये फोर्सेस इफेक्टिव होता है। बाकी दो अगर ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें कि हमारे घर में कुर्सी और टेबल रखे हैं, वो एक दूसरे से जाके चिपक जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका मास बहुत ही नेग्लिजिबल होगा और जी की वैल्यू इतनी कम होती है कि ये प्रोडक्ट को जब हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा, और वो नेग्लिजिबल फोर्स जो भी सरफेस में फ्रिक्शन वगैरह है, एयर रेजिस्टेंस है, इन सब चीजों से आसानी से बैलेंस हो जाता है। तो नॉर्मली हम इसको स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए फील नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन हेवनली बॉडीज के लिए ये जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अर्थ किसी भी चीज को खींच रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसमें क्या है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये हमें ग्रेविटेशनल जो लॉ है यूनिवर्सल, इसके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? जैसा कि हमने देखा कि कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पार्टिकल्स दो तो होंगे नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे तो भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स वही रहेगा, Gm1m2/r²। बाकी पार्टिकल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो किसी भी एक पार्टिकल पे सभी पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे ग्रेविटी के कारण, तो उस पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर समेशन हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। सो इफ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस, the force on any one of them is the vector sum of the gravitational forces exerted by the other point masses. मान लो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट मासेस हैं, m1, m2, m3, m4 अप टू mn, ऐसे n पार्टिकल्स हैं, और एक हमने अलग से पार्टिकल मान लिया m0। ठीक है, बाकी इनमें से भी कोई हो सकता था m1, m2 में से, इसको हमने m0 बोल दिया जिसपे हम फोर्स निकालना चाहते हैं। तो इस पार्टिकल को m1 अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, ये फोर्स क्या होगा, वही जैसे हमने ग्रेविटी मतलब न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में देखा, वैसी Gm1 m0 बाय इनके बीच की डिस्टेंस, उसको अगर हम r1 बोल दें तो r1 का स्क्वायर। ऐसी m2 जो फोर्स लगाएगा m0 पे, वो Gm2 m0, अगर इस डिस्टेंस को r2 बोल दें तो अपन r2 का स्क्वायर। ऐसे सारे मासेस का फोर्स निकाल सकते हैं और उन सबका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा m0 मास पे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर जैसे ये दो मासेस हैं एक ही लाइन पे आ गए तो कई बार हमको लगता है कि ये जो मास पीछे है इसका फोर्स m0 पे नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मास आगे है ये भी फोर्स लगाएगा m0 पे, और ये जो मास पीछे है ये भी फोर्स लगाएगा। इसको मैं एक काम करता हूं, m3 बोल दूं, इसको m4 बोल दूं, तो m3 भी फोर्स लगाएगा और m4 भी फोर्स लगाएगा, तो ये f3 भी आएगा, f4 भी आएगा, और दोनों का समेशन हो जाएगा। तो कई बार ये हमको ऐसा लगता है कि अगर दो मासेस बीच में आ गए तो ये बाहर वाला मास तो फोर्स लगा नहीं पाएगा। तो यही सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है कि चाहे कोई भी मास रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगाता, चाहे ये m3 बीच में होता या नहीं होता। हाँ, m3 के होने से m4 के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन m3 खुद भी फोर्स लगाने लगेगा। जब वो खुद भी फोर्स लगाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F3 और F4 का समेशन करना पड़ेगा। कैसा समेशन, वेक्टर समेशन। ठीक है, तो ये सारे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से ये हमें नेट फोर्स फाइंड करना होता है अगर दो से ज्यादा मासेस हैं। तो हम इसको अभी एक एग्जांपल करके भी समझते हैं। अब हम एक
एग्जाम्पल करेंगे, एनसीईआरटी बुक का ही है, क्लास 11th का। क्वेश्चन है 3 इक्वल मासेस ऑफ m kg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, जैसा कि दिखा रखा है फिगर में। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्राइंगल। तो ये G सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, तो 2m मास जो रखा हुआ है सेंटर पे, इस पे क्या फोर्स होगा। और सेकंड पार्ट है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल्ड। ठीक है, A वाले वर्टेक्स का मास अगर डबल कर देंगे तो क्या फोर्स होगा। दे रखा है AG, मतलब वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस हर वर्टेक्स से बराबर है 1 मीटर के। देखो अब जो पहला पार्ट है कि सेंट्रॉइड पे जो पार्टिकल है इस पे क्या फोर्स होगा, तो पहली बात तो कितने फोर्स लगेंगे इस पे। तो एक फोर्स यहां पे लग जाएगा जो A वाला पार्टिकल लगाएगा। देखो एक और चीज, हमें फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे बनाना है जिस पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं। कई बार मिस्टेक कर देते हैं, हमें G पे फोर्स बताना है, हम कई बार A पे ऐसे फोर्स बनाने लगते हैं, तो ये नहीं करना है हमको। फोर्स हमें किस पे लिखना है, सेंट्रॉइड वाले पार्टिकल पे। तो इस पार्टिकल पे कहां फोर्स लगेगा, तो इस पे एरो की डायरेक्शन बतानी है। और देखो कभी भी ऐसे फिगर बना के फिगर में चीजों को रिप्रेजेंट करोगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो A वाला जो मास है वो इस सेंट्रॉइड वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये फोर्स हो गया एक। अच्छा, अब B वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और C वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम सिमेट्री से ये बोल सकते हैं कि तीनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, ये मास और ये मास सेम है, ऐसे इनका जो प्रोडक्ट आएगा m और 2m का वो भी सेम आएगा, ऐसे इनका भी प्रोडक्ट सेम आएगा, डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं इस फोर्स को अगर F बोल दूं तो इसको भी F बोल सकता हूं, इसको भी F बोल सकता हूं। ठीक है, तो देखो क्या है, हमें थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को। एनसीईआरटी बुक में इसका सॉल्यूशन दिया है थोड़ा सा टफ जैसा दे रखा है उन्होंने, ज्यादा वेक्टर मेथड यूज किया हुआ है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली काम करें। तो पहली बात तो ये तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो हम ए पार्ट में क्या बोले, पहले तो ये फोर्स होगा कितना, G m इंटू 2m अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1, ये सारी डिस्टेंसेस 1 है, ये भी 1, ये 1 और ये 1, तो ये फोर्स हो जाएगा 2gm²। ठीक है, और ये तीनों फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और सिमेट्रिकली लग रहे हैं सेंटर वाले पॉइंट पे। देखो अब इसको डायरेक्टली अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये हमें याद रखना है कि अगर एक प्लेन में आइडेंटिकल या सिमिलर मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगते हैं और सिमेट्रिकली लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। क्या मतलब है सिमेट्रिकली लगने का, कि अगर जैसे एक पॉइंट पे दो फोर्स लगते हैं बराबर मैग्नीट्यूड के, तो सिमेट्रिकली लगने का मतलब वो कितने एंगल पे लगेंगे, 180 डिग्री के एंगल पे लगेंगे, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अच्छा, इवन नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं तो सोचना आसान होता है क्योंकि ऑपोजिट में आ जाते हैं, सीधे ही रिजल्टेंट 0 हो जाता है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे तो भी अगर आइडेंटिकल हैं और सिमेट्रिकली लग रहे हैं, सिमेट्रिकली मतलब जो एंगल है उनके बीच में बराबर है, तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, तो इनका भी रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0। ऐसी अगर 4 फोर्सेस हैं वो सिमेट्रिकली लग रहे हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, तो इवन नंबर में तो ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट कटेंगे नहीं, तो फिर कैसे 0 हो गया रिजल्टेंट। देखो एक्चुअली अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं तो अगर हम एक वेक्टर लें, एफ वेक्टर, उसके हेड से दूसरे की टेल मिला दें, इस वाले एफ वेक्टर की टेल मिला दें, ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, ये एफ है, ये एफ है। फिर इसके हेड से तीसरे वेक्टर की टेल मिला दें और उसको जोड़ेंगे तो वो इसकी टेल पे आके खत्म हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल क्योंकि 120 डिग्री था, ये 120 डिग्री था, ये 120 डिग्री था, तो ये तीनों फोर्सेस क्या बना लेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर के हेड से हम दूसरे की टेल मिलाते हैं, दूसरे के हेड से फिर तीसरे की टेल मिलाते हैं
और इस तरह से अगर फिगर बनाते हैं उसमें आखिरी वाले वेक्टर का जो हेड है और पहले वेक्टर की टेल है उनको जोड़ने वाला सारे वेक्टर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट। तो अगर वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बना लेगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो हम डायरेक्टली इसी तरह से बता सकते हैं कि तीनों फोर्सेस सिमेट्रिकली एक्ट कर रहे हैं, एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम डायरेक्टली रिजल्टेंट फोर्स 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल एग्जाम में ऐसा आ गया तो हो सकता है हम डायरेक्टली 0 लिखें तो टीचर मार्क्स काट ले। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें कंपोनेंट फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें। तो ये जो एंगल आएगा ये पूरा 120 डिग्री होगा, ये 90, ये 30 डिग्री आएगा, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं F1 बोल दूं, इसको F2, इसको F3, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स आएगा F नेट वो क्या आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स आया सबसे पहले अपन उसको देख लेते हैं। तो आ जाएगा G, मैग्नीट्यूड तो हमने देख ही लिया था इन सारे फोर्सेस का, तो 2gm²। ऊपर की तरफ है तो उसको क्या बोल देंगे, J कैप। फिर F2 को देखें तो F2 का यहां से एंगल है 60 डिग्री। जिस लाइन से एंगल 60 डिग्री या थीटा होता है उसके अलोंग कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो F2 का कंपोनेंट नीचे की तरफ F2 cos 60 डिग्री आएगा और हॉरिजॉन्टल वाला F2 sin 60 डिग्री, लेकिन वो नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको भी हम टाइम सेव करने के लिए F ही बोल दें, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो इसको मैं बोल दूं F J कैप। अब दूसरे में जो F का कंपोनेंट आएगा, एक आ गया x डायरेक्शन में, वो नेगेटिव x में आएगा, कितना, F sin 60 डिग्री, तो माइनस F sin 60 डिग्री आई कैप। और एक नीचे की तरफ आएगा F cos 60 डिग्री, तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में आया, माइनस F cos 60 डिग्री J कैप। फिर जो तीसरा फोर्स है उसका भी y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा F cos 60 डिग्री, x डायरेक्शन में आएगा F sin 60 डिग्री। x वाला पॉजिटिव x में आएगा, y वाला नेगेटिव y में आएगा, तो प्लस F sin 60 डिग्री i कैप माइनस F cos 60 डिग्री j कैप। देखो अब F sin 60 डिग्री एक नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है आई कैप में, एक पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये दोनों आपस में कट कर 0 हो जाएंगे। अब ये बचा F J कैप और ये माइनस F cos 60 डिग्री, तो F cos 60 डिग्री इज F/2 J कैप और ये दूसरा भी माइनस F/2 J कैप हो जाएगा। अब F/2 F हो जाएगा, तो F J कैप माइनस F J कैप विच इज 0। तो ऐसे हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। बाकी हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक ये रिजल्ट है, कई जगह पर काम आ जाता है, कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस एक प्लेन में सिमेट्रिकली लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। अब सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड में क्या कह रहे हैं कि जो वर्टेक्स ए पे मास है उसको हमने डबल कर दिया। तो वर्टेक्स ए पे मास डबल करने से क्या हुआ, अब देखो इसमें भी क्या करते हैं हम, कई बार खूब मेहनत करके आंसर निकालते हैं और आंसर कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है, तो इसमें भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो पहले हमने क्या देखा कि अगर तीनों वर्टिक्सेस पे मास हैं तो जो सेंट्रॉइड वाला पार्टिकल है 2m मास का, उस पे नेट फोर्स 0 है, यानी उन तीनों का फोर्स तो आपस में कैंसल हो गया। तो अगर हमने ए वाले वर्टेक्स पे मास डबल किया तो इन तीनों का इफेक्ट तो 0 ही हो गया था। तो इफेक्टिवली अब जो इफेक्ट बचेगा वो एक सिंगल मास का बचेगा जो हमने ए वाले वर्टेक्स पे एक्स्ट्रा रखा। तो अब ये अकेला मास जो फोर्स लगा रहा होगा, तो वही जो ए और 2m के बीच में लग रहा था जिसको हमने F बोला था, वही फोर्स आ जाएगा कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। तो सेकंड केस में जो नेट फोर्स आएगा कितना आ जाएगा, G मतलब 2gm² J कैप। समझ आया? तो पहले जो तीनों रखे हुए थे उनका तो आपस में कैंसल ही हो रहा था, नेट फोर्स 0 हो गया। अब जो एक्स्ट्रा m मास रखेंगे उसका फोर्स आएगा जो नेट फोर्स में आएगा,
तो वो क्या हो जाएगा, 1m और 2m जिनके बीच की दूरी 1 है, तो वो फोर्स यही आ जाएगा gm2m/1 का स्क्वायर, दैट इज 2gm² J कैप। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें सीखना है, ठीक है। और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है कि सारे जो फोर्सेस हैं उनका हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना होता है। तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड अ पॉइंट मास। तो जैसे हमने देखा कि जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मासेस के लिए। अगर दो पॉइंट मासेस हैं उनके बीच में उससे फोर्स हमें मिलता है। अब सब चीजें पॉइंट मास तो होती नहीं, तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकलेगा। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम कई सारे पॉइंट मासेस से बना हुआ मान सकते हैं और उसमें एक स्मॉल पार्ट लेके उसके कारण दूसरे ऑब्जेक्ट पे या एक पॉइंट मास पे फोर्स निकाल सकते हैं। और ऐसे सारे पॉइंट मासेस के फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड। अब देखो, अगर कोई भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो उसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट मासेस हो सकते हैं, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट चीजें ऐड हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन से हम वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, मान लो एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास है m और लेंथ है l। अब इसके एक एंड से a डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है। अगर हमें इस पॉइंट मास पे फोर्स बताना है तो पहली बात यह कि मास जो रॉड का है उसको हम उसके सेंटर पे नहीं मान सकते कि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मान ले। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कैलकुलेशन के लिए हम इसको सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो हम m मास से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है। स्कूल की प्रिपरेशन के हिसाब से ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये भी हमें आना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ स्कूल के हिसाब से इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो फिर हम इस पार्ट को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये पार्ट भी हमें आना चाहिए। तो अब इस एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, इसको dm बोल दें। तो ये कैसे निकलेगा, यूनिफॉर्म रॉड है, m मास l लेंथ में है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l, ठीक है। l लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l। हमें कितनी लेंथ का मास चाहिए, dx लेंथ का, तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx। ये इसका मास हो गया। अब इस dm मास को एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं। इसके और m के बीच में जो फोर्स है df, वो क्या हो जाएगा, g dm m/x²। dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो g m/l इंटू dx/x²। अब सारे जो पार्टिकल हैं रॉड के वो एक ही तरफ फोर्स लगाएंगे, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पे, gmm/l इंटीग्रल dx/x²। अच्छा, अब हमें इस रॉड के कारण फोर्स बताना है, तो रॉड की यहां से मतलब इंटीग्रेशन में हमें यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वेरिएबल क्या है, x। तो इस एंड के लिए जो राइट एंड है रॉड का, उसके लिए x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के, और लेफ्ट एंड में x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a+l। ये लिमिट्स आ जाएंगी इंटीग्रेशन की। तो ये आ गया gmm/l, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट्स a से a+l। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट a+l है, तो -1/a+l, फिर माइनस ऑफ दिस टर्म में लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/a, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो gmm/l एलसीएम आ जाएगा a इंटू a+l, ये एलसीएम आएगा। इधर आ जाएगा -a और +a+l, तो -a+a कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो व्हाट वी विल गेट, gmm/a इंटू a+l। तो ये जस्ट एक एग्जांपल हमने लिया कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं, ग्रेविटेशनल जो
मतलब यूनिवर्सल लॉ है कि Gm1m2/r² और सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ सकता है, इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये ऐसा केस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी स्कूल स्टडीज के लिए इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या है वो हमें समझ आना चाहिए कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मींस इट इज मेड अप ऑफ टू मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। उन सारे फोर्सेस को का जो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन, और उसके लिए इंटीग्रेशन या इसको कैलकुलस भी बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। अब जो हमारे काम ज्यादातर चीजें आती हैं, तो ऐसे केसेस बहुत रेयर आते हैं। ज्यादातर हम किसके कारण फोर्स फाइंड करते हैं, जैसे अर्थ के कारण हमको फाइंड करना है, मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के कारण फोर्स फाइंड करना है। तो दो रिजल्ट्स हैं, ये हमें क्या करना है, याद रखने हैं। तो क्या पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a hollow spherical shell of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the center of the shell। ठीक है, तो अगर एक शेल मतलब खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, इसका मान लो मास m है। अब इसके बाहर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालने के लिए हम इसके सारे मास को इसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो जैसे हमने देखा रॉड के केस में नहीं मान सकते थे, लेकिन एक हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है, उस पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है, उसके सारे मास को हम उसके सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर पे मान सकते हैं, किसके लिए, फोर्स निकालने के लिए। मतलब दिस इज, इस पे अगर हमें फोर्स बताना है तो इसके सेंटर से, ध्यान रखना सरफेस नहीं, सेंटर से डिस्टेंस, अगर सेंटर से इस मास की डिस्टेंस r है, तो हम इस स्फेरिकल शेल के सारे मास को इसके सेंटर पे मान सकते हैं, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या लिख सकते हैं, Gmm/r², इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज 0। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट मास हमने रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, तो उस पे जो फोर्स आता है वो क्या आ जाता है, 0 आता है। ये हमें याद रखना है। ये भी इंटीग्रेशन से प्रूफ किया जा सकता है इन चीजों को, लेकिन वो काफी लेंथी इंटीग्रेशन होता है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट हो तो HC वर्मा, जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा है, उसमें डिराइव कर रखा है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्कूल स्टडीज के हिसाब से भी, कि अगर एक स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए उसके सारे मास को हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं, और 2 पॉइंट मासेस के बीच में जैसे फोर्स लिखते थे वैसे ही लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है r जो डिस्टेंस है वो सेंटर से पॉइंट मास की होगी, क्योंकि हम सारे मास को उसके सेंटर पे मान सकते हैं। लेकिन अंदर वाले पॉइंट के लिए हम सेंटर पे नहीं मान सकते, ध्यान रखना है। अंदर वाले पॉइंट पे चाहे कहीं पर भी वो मास रखोगे अंदर, तो एक स्फेरिकल शेल के कारण फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। आगे जब हम अर्थ की ग्रेविटी को समझेंगे, अर्थ के बाहर और अंदर, तो भी इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन को हमें याद रखना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं।